जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। आयुष तिवारी, दुर्गेश शर्मा, मुकेश पासवान, मुस्कान सिंह, जिब्रेल, अनिरुद्ध, अभिषेक, शुभम, नवीन, उपासना, योगेश, राखी, रोहिणी, उज्जवल सिंह, दिव्यांशी, रामरख, रूपा, कुंती, अंकुर, सौरभ, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास में मैंने आपको अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता से लेकर के आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछा जाता है उस सबको जानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने 16 महाजनपद बताए थे। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद था जिसको सबसे शक्तिशाली हम कह सकते हैं। तो आप लोगों को दोस्त एक बात याद रखनी होगी कि जो भी सबसे शक्तिशाली है तो उस पर कंट्रोल कोई ना कोई करना चाहेगा। यानी कि आप कहेंगे, आप सबका उत्तर आना चाहिए, मगध सबसे शक्तिशाली था। और यदि मगध सबसे शक्तिशाली था तो मगध को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी शक्तियों ने काम किया होगा। अब बात आती है मगध शक्तिशाली क्यों है, तो आप लोग देखोगे इस बात को, जैसे कि वैश्विक रूप से आप देखेंगे एक समय पर फ्रांस सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था, स्पेन भी सबसे बड़ी शक्ति हुआ। एक समय ऐसा आया कि आपका जो ब्रिटेन है उसने पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटेन आपका शक्ति बना, और ब्रिटेन के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान के बाद में फिर अमेरिका सबसे बड़ी विश्व शक्ति बना। तो कोई भी ये विश्व शक्तियां बदल क्यों जाती हैं, या कोई भी स्थल बहुत ज़्यादा महत्व का क्यों हो जाता है। जैसे कि मगध एक समय महत्व का रहेगा, एक समय भारत में ये आएगा कि कन्नौज बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो दरअसल में जहाँ व्यापार फलता और फूलता है, जहाँ पर व्यापार बढ़ता है, या बोले जिस क्षेत्र का उत्पादन बहुत बढ़ता है, जैसे मगध की हम बात करें तो मगध आपका बिहार और यूपी वाला क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना का क्षेत्र है आपका। तो यहाँ पर उत्पादन तो बहुत अच्छा था ही, फसलें तो बहुत अच्छी पैदा होती ही थी। और फसलों के साथ साथ में यहाँ पर जब फसलें ठीक रहीं, उत्पादन ठीक रहा, तो बहुत सारे उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए। बहुत सारे उद्योग विकसित हुए तो सब लोगों ने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल यही है। तो महत्वपूर्ण स्थल यही है तो सब लोगों के बीच में युद्ध भी छिड़े कि भाई मगध पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो मगध पर जो ये कंट्रोल करने की प्रक्रिया, उसमें कुछ वंश हुए। इन सारे वंशों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे। ये लोग आप जानते ही हैं 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद आपके उनकी राजधानी आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार थम्स अप करके बताएं कि आप सब लोग जानते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे मगध डायनेस्टी को, मगध एम्पायर को। ठीक है, मगध एम्पायर ही कहें तो ज़्यादा सही है, मगध डायनेस्टी कहना क्योंकि मगध कोई वंश नहीं है, सही नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी, अनिल कुमार सिंह जी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा। मगध से पहले शक्तिशाली हुआ करता था काशी। ठीक है, मगध की वर्तमान स्थिति कहां पर है, अगर आप देखें आज के ईस्ट यूपी को, बिहार को, और जो आज वाला वेस्ट बंगाल है, ये मगध हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं यूपी अपने आप में इतना बड़ा, बिहार भी, पश्चिम बंगाल भी, तो आप कहेंगे मगध का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था उस दौरान। तो सीधी सी बात है कि मगध का क्षेत्रफल ज्यादा था तो मगध पर कब्जा करने की नीयत सबकी रही होगी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मैंने आपको बताया था यही महाजनपद काल भी है। ठीक है, क्या बोलेंगे। मगध साम्राज्य चला आपका 544 बीसी से लेकर के 185 बीसी। इसका मतलब अगर हम आज से बात करें तो 2023 आज चल रहा है, तो 2023 में यदि आप 544 जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 2500 साल पहले मगध साम्राज्य था, और 2500 साल पहले से लेकर के, यानी हम कह सकते हैं लगभग 2200 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य था। नमस्ते सुमित, बहुत स्वागत है। मगध साम्राज्य पर कुछ वंश हुए। भाई जब सब लोगों ने अपने युद्ध शुरू किए तो किसी एक वंश को हरा के दूसरा वंश आता है, ये तो कॉमन सी बात आप जानते ही होंगे। पहला वंश कौन सा है मगध की गद्दी पर, वह है हर्यक वंश, HSNM, आपको याद होना चाहिए, HSNM। पहले हर्यक वंश हुआ। दूसरा वंश कभी पूछे आपसे कि मगध की गद्दी पर, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ अभी, तो लगातार 2 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया कि आपका एक प्रश्न था मगध साम्राज्य पर सबसे पहला वंश कौन सा हुआ, और एक प्रश्न पूछा गया आपका कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है,
नंद वंश की बात करें, कौन सा वंश था? ये तीसरा वंश था। दोस्त कमेंट ना करें, बस बहुत शांत होके बैठ जाएं। अच्छे बच्चों से उम्मीद करूंगा, बहुत ध्यान से सिर्फ मेरी बातें सुने। आप पता नहीं कमेंट इतनी तेजी से चल रहे होते, आप पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं। मत किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, कोई मत किया करो। HSNM, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? एक तो प्राचीन मगध, जिसके बारे में कहते हैं कि महाभारत कालीन में भी मगध का वर्णन मिलता है। तो उस समय पर कौन है? महाभारत में वर्णन मिलता है हमको बृहद्रथ का। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जिसको भीम ने युद्ध में हराया था। उस समय भी ऐसे वर्णन मिलते हैं कि मगध था, ठीक है। और राजधानी क्या थी इनकी? गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मगध साम्राज्य का उल्लेख मिला? अथर्ववेद में, ठीक है। और प्राचीन मगध का संस्थापक मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे? बृहद्रथ। और सबसे अच्छी बात है कि ये मगध साम्राज्य बृहद्रथ नामक व्यक्ति से ही शुरू हुआ, और जो खत्म होगा तो वह खत्म भी बृहद्रथ नामक व्यक्ति पर ही हुआ। यानी कि क्या बोलेंगे आपका भैया, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो मौर्य वंश होगा ना भाई, मौर्य वंश जो होगा उसका अंतिम शासक भी बृहद्रथ होगा। तो ये एक आदमी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। ये आपका मगध जब प्राचीन महाभारत के समय का मगध था उसका शुरुआती शासक है, और एक जब मगध साम्राज्य का अंत हो जाएगा, जब शक्तियां मगध से कहीं और विस्थापित हो जाएंगी, जैसे आप देखेंगे इसके बाद में आपका अगर हम बात करेंगे कि राजधानियां आपकी कुछ, तो आपका कन्नौज महत्वपूर्ण शहर हो जाएगा, या बोलेंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ तब शक्तियां चलेंगी, मध्य भारत की तरफ। कोई दिक्कत? आगे अब आते पहला वंश कौन सा, तो मैं आपसे क्रम पूछूं तो क्या बोलेंगे? हर्यक, शिशुनाग, फिर नंदवंश और फिर मौर्य वंश। कोई दिक्कत? आगे हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी। गुरुजी इस क्लास पर विनायक बैच क्यों लिखा हुआ है? बच्चों ये मैंने पहली ही क्लास में आपको बता दिया था, शायद आपने पहली क्लास नहीं की है और आप आज की क्लास में आ गए हैं। तो जो छात्र बीच में से क्लास कर रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भाई साहब पहली क्लास से क्रम से पढ़िए प्लीज। ऐसे बहुत बच्चे हैं ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास देखती है उसमें आ जाते हैं, आप गलती करते हैं, इस तरह आप सिलेक्शन से दूर होते हैं। क्रम से कीजिए, ठीक है। संस्थापक कौन है बोलेंगे? ये पूछा गया दिल्ली पुलिस अभी। बिंबिसार। बिंबिसार 544 बीसी से 492 बीसी तक गद्दी पर रहा। तो मुझे बताएं कुल कितने वर्षों तक गद्दी पर रहा? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए भैया 52 वर्षों तक। और आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा नहीं रहा, क्या बोलेंगे? तो इसलिए कहते हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है। आप मध्यकालीन भारत में भी पढ़ेंगे, अकबर 49 वर्षों तक गद्दी पर रहेगा, 1556 से 1605। औरंगजेब 1658 से 1707, वह भी आपका 49 वर्षों तक, लेकिन अकबर से 2 महीने कम रहेगा शासन पर। बहुत बढ़िया रितेश प्रजापति जी, जी सर। अन्य नाम, बिंबिसार को हम किस नाम से जानते हैं? श्रोणिक कहा गया है इसको, जैन साहित्य में क्या बोलते हैं? श्रोणिक इसको कहा गया है। इसका अन्य नाम, जिसने क्षेत्रों को अपने को नियम किया एक श्रेणीबद्ध तरीके से, जिसने मगध को बढ़ाया, तो श्रोणिक, और क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लेने वाला क्षेत्रोजस, इसी को कहते हैं। बहुत पूछा जाता है भारतीय इतिहास में किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। कितने वर्षों तक शासन किया इसने? 52 वर्षों तक। अब मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि क्या शासनकाल रहा बिंबिसार का, तो क्या बोलेंगे? 544 से लेकर के 492। 492, वेरी गुड, बहुत शानदार। एसएससी का कैलेंडर आया क्या आज? ओके, वेरी गुड। आगे आते हैं। अब बिंबिसार गद्दी पर आ गया तो बिंबिसार को कहा गया क्षेत्रोजस, कि जिसने क्षेत्रों का अधिग्रहण किया हो। तो क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए इसकी क्या नीतियां रही, ये समझना होगा। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। उसने कहा कि मैं अगर शादी के द्वारा जो मेरे पड़ोसी राज्य हैं उनको यदि अपने नियंत्रण में ले लेता हूं तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो क्या किया गया यहां पर? महाकोसला, जो एक कोसल की राजधानी बताएंगे सारे दोस्त। कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इसने महाकोसला से शादी करके क्या कर लिया कि कोसल नरेश से अपनी रिश्तेदारी बना ली, और कोसल नरेश के ये बहनोई बन गए, जीजा बन गए। तो जीजा बन गए उनके, तो वहां से इनको काशी दहेज में मिला।
और दहेज का ये भारत के इतिहास का पहला उदाहरण है। दहेज प्रथा के बारे में, डोरी सिस्टम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। लड़की की जब शादी होती है तो कोई दहेज दिया जाता है, जिस प्रथा को सब लोगों ने अपना लिया। दहेज देते वो लोग थे जिनके पास पहले क्या था, बहुत अधिक साधन थे। तो वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको मजबूत करने के लिए दहेज देते थे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस या और सुदृढ़ वो हो, हमारे रिश्तेदार और मजबूत हों। लेकिन उस सब चीज में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग धीरे धीरे पिसता चला गया। जो लोग सुदृढ़ थे वो लोग आपस में जिस गिफ्ट को देते थे वह समाज के लिए एक कलंक बन गया, क्योंकि फिर सब लोग अपनी मांगे करने लगे। वह व्यक्ति जिसके घर छप्पड़ था आज तक, कल उसके लड़के की सरकारी नौकरी लग गई तो उसने लड़की वालों से नगद पैसे या गाड़ी की मांग कर ली। न जाने गाड़ी और उस पैसे से उसकी कौन सी आर्थिक स्थिति ठीक हुई या कौन सा वो गिफ्ट था जिसको आपने मांग लिया। तो समाज कुचला गया उन उदाहरणों से। और काशी जब इसको दहेज में दिया गया तो काशी, मैंने बताया था यहां काशी से क्या होता था, आपका काशी का एक रेवेन्यू आता था और काशी में एक प्रमुख व्यक्ति होता था जो इस रेवेन्यू को आपका इकट्ठा करता था, और काशी से आता था 1 लाख रुपए वार्षिक लगभग। तो आप समझ सकते हैं आज से हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए कितनी बड़ी कीमत हुई होगी। तो वो गिफ्ट में इनको मिल गया। तो मजबूत हुआ इनका शासन या नहीं हुआ? हाँ जी, मजबूत हुआ बिल्कुल। चेलना, चेटक की पुत्री, क्या बोलोगे? चेलना से जो चेटक नरेश था आपका, चेटक पड़ोसी थे कौशल के, वहां शादी की, तो मजबूत सिस्टम है। पंजाब में या आपका मध्य प्रदेश और पंजाब से लेकर के क्षेत्र था भद्र प्रदेश, भद्र प्रदेश में छेमा से इन्होंने शादी की। तो कितनी शादियां हो गई इनकी, बोलेंगे जी? तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किससे शादी नहीं की थी? आप क्या बोलेंगे जी? महाकोसला से शादी की, चेलना से शादी की और छेमा से शादी की। बहुत बढ़िया, कौशल की बहुत सारे दोस्तों ने लिखी है। साकेत राजधानी है, करुणा ठाकुर, संजय साहू, राजकुमार, एकदम सही उत्तर है आपका। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, अंग की राजधानी क्या थी? तो आप कहेंगे जी अंग जो था वो सबसे पूर्वी था, यहां मगध रहा, मगध के इधर पूर्व की तरफ था अंग। अंग को किसने जीत लिया? बिंबिसार ने जीत लिया। यानी अपने राज्य को उसने विवाह संबंधों से तो मजबूत किया ही, सैन्य आक्रमण के द्वारा भी, सैन्य प्रयासों से भी, और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का उपराजा बनाया, छोटा राजा, कि भविष्य में इसी को गद्दी पे बैठना है। अब इसी को गद्दी पे बैठना है तो थोड़ा सीख जाएगा, और अंग की जिम्मेदारी उसको दे दी। ठीक है। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक बच्चे ने कहा है, गुरुजी ये लड़की वाले फिर प्राइवेट नौकरी करने वालों को अपनी लड़की क्यों नहीं देते? बेटा ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, ऐसा नहीं होता है। आपकी बहन या बेटी होगी वो दे देंगे प्राइवेट को, क्योंकि वो सामाजिक कुछ नियम बने हुए हैं, प्रतिष्ठा के ढके हुए लोग। दहेज भी प्रतिष्ठा में दिया जाता है और सही लड़के का चुनाव भी प्रतिष्ठा की वजह से किया जाता है। हर कोई चाहता है, क्योंकि अब से पहले समाज में क्या रहा, देखो, अब से पहले समाज में बच्चों ये रहा कि लड़कियां अपने कदमों पर, जो हम कहते हैं साधारण सी भाषा पर, मजबूत नहीं थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी। लड़कियों के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, पहले चुनाव होता था कि लड़की गृहिणी है और लड़का घर को संचालन करने वाला होना चाहिए। तो ये प्रथा तब से चली आ रही है कि लड़के का कोई कामकाज होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप किसी लड़की वाले को ये कहें कि एक लड़के की ये सरकारी नौकरी है, और साथ में एक लड़के को कहें कि एक ये लड़का है जिसका करोड़ों रुपए का साम्राज्य है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रतिष्ठित है, और यह दहेज नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि किसी लड़की के पिताजी सरकारी नौकरी वाले से फिर ये कहेंगे नहीं जी मैं तो सरकारी नौकरी वाले से ही करूंगा? नहीं करेंगे ना तब जिद ऐसी। क्योंकि एक नाकारा में सरकारी नौकरी, और क्योंकि सरकारी नौकरी मध्यम वर्गीय परिवारों में या निम्न वर्गीय परिवारों में ज्यादा मिलती हैं, तो उनके लिए वो बेटर चॉइस होती है, वो कभी ना जाते उस दिशा की तरफ। लेकिन उनके माहौल के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं वही चीजें ठीक हैं, इसीलिए उनको जाना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में आप देखें, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, लड़कियां आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।
तो आपको लगता है कि ये सब लड़कियां जब अपने पैरों पर स्वतंत्र रूप से हो जाएंगी, या कोई लड़की जो बहुत कामयाब हो जाएगी, तो वो ऐसी तमन्ना रखेगी कि मेरा पति सरकारी नौकरी वाला हो? स्वयं कोई वेल एस्टेब्लिश कोई लड़की उद्यमी हो जाए, कल कोई लड़की बिजनेसमैन बन जाए या अपना स्टार्टअप कोई लड़की शुरू करे, तो क्या वो ये चाहेगी कि मेरा पति सरकारी नौकरी वाला हो? बिल्कुल नहीं चाहेगी। ये एक सत्य है समाज का। तो हमको लगता है, क्योंकि हम सब उस परिवेश के हैं, कि सबको सरकारी नौकरी वाले चाहिए, क्योंकि हम तुम सब उस परिवेश के हैं, ग्रामीण देहात से जुड़े हुए हम सब लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात यह है कि आप सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि जी लड़की वाले सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते, नहीं। आपको कहना चाहिए दहेज गलत है, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और आप सोचिए यदि दहेज बंद हो जाए, लेकिन हमारे कहने या बोलने से नहीं हो सकता बंद। इनमें तो आप में से कुछ विरले होंगे जो कल कामयाब होंगे, कल आप दरोगा बने, कल आप नौकरी लें, कल आप चयनित होंगे एसएससी जीडी, तो उसका चुनाव तो आप ही करेंगे ना, मुझे दहेज लेना है या नहीं। आगे आइए। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। तो कौन क्या बोलेंगे? चेलना के कहने पर वो शुरुआत में किसका था? बौद्ध धर्म का संरक्षक था, और बाद में जैन धर्म को उसने अपना लिया। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे बताएंगे। चेलना, चेलना कहां से आती है? तो आप कहेंगे चेलना चेटक की पुत्री है, और चेटक था लिच्छवी, और इन्हीं लिच्छवियों का तो देवता है। मैंने क्या बताया? महावीर स्वामी की माता किस वंश से थी? लिच्छवी वंश से। तो ये महावीर स्वामी जी के मामा की साइड का पक्ष था। तो मामा अपने भांजे का पक्ष नहीं लेते क्या? आप कहेंगे अच्छा भैया ये कारण रहा। तो जो चेटक, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, अपनी बहन से जैन धर्म उन्होंने अपनाने के लिए कहा, और साथ में कहा अपने पति को भी मनाओ। और चेलना का चूंकि प्रभाव था बिंबिसार पर, तो वह मान गई। क्या बोलेंगे? वह मान गए। ठीक है। राजधानी किसने बना ली? इन्होंने राजगृह। मुझे बताएंगे राजगृह से पहले क्या राजधानी थी? तो बहुत बार पूछा जाता है मगध की राजधानी राजगृह किसने बनाई, किसने बनाई? ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है विशाल जी ने। गुरु जी ये तो जोरू का गुलाम था। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? दर्शक को। पहले शुरुआती दिनों तक उसका यह मानना था कि महाकोसला का बेटा अजातशत्रु राजा बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अजातशत्रु के एक्ट जब उसने देखा है तो क्रोधित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके डिसीजंस ठीक नहीं है, तो उसको राजा बनाने का उसने निर्णय अपना वापस ले लिया और बोला कि मेरा बड़ा बेटा है एक दर्शक, वह गद्दी पर बैठेगा। परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। यहां पर दो कहानी है, एक जैन धर्म के अनुसार, एक बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म कहता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। जैन धर्म में कहा जाता है कि जब उसने अपने पिता को कैद किया हुआ था, तो उसकी माता ने उसको एहसास दिलाया कि तुमने अपने पिता को कैद कर रखा है, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने कितने कष्ट सहे हैं। कहते कि वह रोता हुआ, उसकी आंखें लाल थीं, और तलवार लेके अपने पिता की बेड़ियों को खोलने के लिए पहुंचा। कहते हृदय में आघात पैदा हुआ बिंबिसार के, और बिंबिसार ने अपने प्राण गंवा दिए, यानी हार्ट अटैक आ गया। दो कहानियां ये चलती हैं। अच्छा ठीक है। कुछ दोस्त कह रहे हैं आपका मगध की राजधानी इससे पहले पाटलिपुत्र थी। दोस्त आपका क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं है, सिर्फ कमेंट पर ध्यान है। मैंने बताया जब आपको नाम लिया मैंने किसका? जरासंध का और बृहद्रथ का। मैंने बताया कि राजधानी गिरिब्रज थी, और जिन दोस्तों ने गिरिब्रज लिखा है बहुत शाबाश। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। ये प्रथम पितृहंता है इतिहास का। भारत के इतिहास में पहला ऐसा वर्णन मिला कि एक बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी, एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी गद्दी के लिए। पहला वर्णन है, इसीलिए भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। किसने किसको मार दिया जरा बताएं? बिंबिसार को अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन ने, जो इसने अपने पिता के साथ किया वही इसके बेटे ने इसके साथ किया। उदयन ने इसकी हत्या कर दी। तो भैया इस प्रकार से हरियक वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, यानी इसके जो बेटे हैं वो अपने पिता की हत्या करके बैठे। समझ रहे हैं आप समाज कैसा होता चला गया? लोगों को पिता से ज्यादा अब किस चीज की चिंता होने लगी? अपने साम्राज्य की, मुझको गद्दी पर बैठना है। द्वितीय पितृहंता आजकल आप समाज में देखेंगे भी।
लोगों को ये लगता है कि मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी होना चाहिए, हर किसी को मालिक बनना है। आप सोच के देखिए मित्र, अगर सब लोग मालिक बनने की प्रवृत्ति रखेंगे तो क्या दुनिया चल पाएगी? अगर सब लोग ही मालिक हो जाएं तो क्या ऐसा संभव है? क्या दुनिया सरवाइव कर पाएगी? आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के अधीन रह के कार्य करने ही होंगे। और जब जब आप यह सोचेंगे नहीं मैं किसी के अधीन रह के कार्य नहीं करूंगा, मुझको तो अपना एक स्वतंत्र रूप से संचालन चाहिए, तो ये आपके गलत चुनाव होंगे। जैसे मैंने एक बार पढ़ा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा, मैं आपको अपना निजी चीज़ बता रहा हूँ, इसको महसूस करना है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपका अपना चैनल होना चाहिए। मेरा स्टेटमेंट है, जिस दिन मैंने पहले दिन कलम पकड़ी तो मैंने एक बात कही थी कि मैं आजीवन रोजगार विद अंकित पर पढ़ाऊंगा। जब हमारा चैनल ये बड़ा छोटा सा चैनल था, लेकिन ये है कि मैंने शब्द कहे तो मैं उनको पूरे करूंगा ही। फिर इसके लिए चाहे कहीं जान भी चली जाएगी तो वो शब्द पूरे होंगे ही, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया, जो ऐसे डायलॉग दे दिया, कुछ भी जो मन में आया तो मैंने तब कहा। तो मैं लोगों को एक बात कहता था कि आप एक बात बताइए, गूगल है, गूगल को किसने बनाया? गूगल की पहचान आज आप लोग कहेंगे सुंदर पिचाई से होती, कल किसी और से होगी, उससे पहले किसी और से थी, आगे वाले भविष्य में कोई और होगी। आपकी जगह या मेरी जगह कल कोई ना कोई ले लेगा। हमसे पहले वह जगह किसी और की थी। यह प्रकृति का नियम है। आपको कभी दोस्त जीवन में लगे ना कि आपके घर में आपकी नहीं चलती, इंडिविजुअल होकर के हमारे डिसीजंस मानने होंगे, तो आपका गलत चुनाव होगा। अगर आपसे बेहतर डिसीजन लेने वाला कोई इंसान है और आप उस बैनर के तले कोई अच्छा काम समाज के लिए कर पाते हैं, घर के लिए कर पाते हैं, तो वो बेहतर चॉइस होगी, बेहतर चॉइस, क्योंकि काम होना चाहिए। इस प्रकार से हर्यक वंश को क्या, तो ये लोग कैसे रहे, अपने पिता तक की हत्या कर दी। तो इतना गिरा हुआ पतन आपका नहीं होना चाहिए कि आप अपने लालच के लिए किसी दूसरे को गिरा दें या मार दें। अजात शत्रु गद्दी पर कौन आया भाई साहब, अपने पिता की हत्या करके? किसकी? इसके पिता कौन है जरा बताएं। माता इसकी महाकोशला है, इसका अन्य नाम है कुणिक कहते हैं, और श्रोणिक कहते थे इसके पिता को। कुणिक हुआ, हत्यारा कहलाया कुणिक। शासनकाल कितने का है इसका? 32 वर्षों का। इसके पिता का 52 वर्षों का था, इसका शासनकाल है 32 ईयर्स। अब मुझे बताइए, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी या नहीं? याद है, पहली अजात शत्रु के समय, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। चौथी कनिष्क हो गया आपका, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह पे। दूसरी कहां हुई थी? वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल में। याद है ना दोस्त, बहुत पूछा जाता है वो। महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे। अब दरअसल में क्या हुआ कि काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। क्यों भैया? देखो, काशी दहेज में किसको दिया था? बिंबिसार को दिया गया, महाकोसला की शादी के बाद में। अब इसने ही शादी कर दी, तो भैया उनके तो जीजा की हत्या हुई, काशी वालों के तो जीजा की हत्या हुई। महाकोसला के पति को मार दिया इसने। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि आपके पिता को काशी हमने दिया था, तुमको नहीं दिया है, और तुम तो अपने पिता की हत्या करके बैठे हो, तुम्हारे जैसे आदमी के लिए काशी थोड़ी था। उन्होंने बोल दिया कि इसके लिए जो रेवेन्यू जाता है, जो राजस्व इकट्ठा होकर 1 लाख रुपए का जाता था, उसको बंद कर दो। अब 1 लाख रुपए बड़ी राशि थी, इसीलिए इसने संघर्ष किया काशी से। तो काशी से संघर्ष हुआ और ये विजयी हुआ, और साथ में बाजीरा से विवाह किया। अब बाजीरा कौन है? आप कहेंगे प्रसेनजीत तो भैया इसके मामा हुए। अपने मामा की लड़की से शादी कर ली अजात शत्रु ने, स्वयं के मामा की लड़की से, ठीक है। इसके बाद वज्जी और मल्ल को इसने हराया। तो अंग तो पहले ही मिल गया था मगध में। मगध में अंग को किसने मिलाया था? सैन्य आक्रमण से दोस्त मगध में अंग को मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। अब इसने क्या किया? जो काशी था उसको जीता, जा करके वज्जी को जीता, मल्ल को जीता, यानी मगध का क्षेत्रफल अजातशत्रु ने और बढ़ाया या नहीं? हाँ या ना? ठीक है दोस्त, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जो कोई भी नाम है आपका जो आप लिख रहे हैं, नाम लूंगा नहीं किसी का। पाटलिपुत्र बिहार में है। क्या ही मतलब है इस बात का? सब लोग जानते हैं पाटलिपुत्र बिहार में है।
जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। क्यों खुद को आप भटकाते हैं? नहीं भटकाना है। अजात शत्रु कौन से धर्म को मानता था जी? जैनिज्म को। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब मगध का शासक कौन था? तब बिंबिसार था। बिंबिसार से मुलाकात हुई, महात्मा बुद्ध ने भी की है, महावीर स्वामी ने भी की है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से कहा था कि तुम अपना राज्य मत छोड़िए, मेरी बेटी से शादी कीजिए और आधा राज्य लीजिए। उन्होंने डिनाई कर दिया था, लेकिन वो एक प्रॉमिस करके गए थे बिंबिसार से कि जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूं, जो अगर मैं वह प्राप्त कर लूंगा तो मैं वापस आपके राज्य में जरूर आऊंगा। तब वह आए भी थे। उदयन, उदयन ने किसकी हत्या कर दी? ये द्वितीय पितरहंता क्यों है? क्योंकि इसने अपने पिता की, क्योंकि टिट फॉर टैट तो होना ही है, जैसे को तैसा तो होना ही है। आपको क्या लगता है आपके गलत कर्म आपको प्रभावित नहीं करेंगे? एट इंस्टेंट ना करें, लेकिन प्रभाव तो जरूर आएगा। देवकरण जी बहुत सारा प्यार दोस्त। उदयन बोलेंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गंगा, गंडक और सोन नदी पर। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र, देखो आज आप लोग जानते होंगे बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना, और भाई साहब पटना का ही पुराना नाम है, क्या बोलोगे? पटना का जो पुराना नाम है वह क्या है? वह पाटलिपुत्र है। ठीक है, अब ये गंडक, गंडक, सोन नदी, क्योंकि वो 3 नदियों से घिरा हुआ था, उसको वह सुरक्षित राजधानी लगी ज्यादा कि नदियों से घिरी हुई है, तो मैं इसको राजधानी बनाता हूं। कुसुमपुरा के नाम से भी पाटलिपुत्र को जाना जाता है, बड़े पूछे जाते हैं, और इसको राजधानी बना लिया। तो मैं कहूं कि पहले तो राजधानी गिरिब्रज थी। राजगृह राजधानी किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया राजगृह तो बनाई है, बहुत पूछा जाता है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? बिंबिसार ने। और अगर पूछें कि भैया राजधानी मगध की पाटलिपुत्र किसने बनाई, तो क्या आंसर आएगा? पाटलिपुत्र को किसने बनाया? आपका उदयन ने बनाया। उदयन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? ठीक है, इतनी मेहनत आप लोगों को करनी है कि जीवन में रोना ना पड़े। मैंने आपसे कहा आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, बात याद रख लेना। नो वन। ठीक है, थैंक यू सपना यदुवंशी, वीर जी आपकी स्माइल दुनिया की बेस्ट है। टू मच थैंक यू मेरी बहन। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया। ये पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों की। पॉजिटिव एनर्जी समझते हो? देखो हम तुम सब दूर हैं, आप घर पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ा रहे हैं, हम तुम सब कनेक्ट किससे होते हैं? आपके शब्दों से, मेरे शब्दों से। और जब कभी भी आपके सकारात्मक या पॉजिटिव वर्ड होते हैं वो सबसे बड़ी ताकत बनते हैं किसी भी अध्यापक के लिए। और मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से, इस दुनिया का कोई भी अध्यापक किसी से आप अगर 1 सेकंड भी पढ़े हैं तो आप उनको पॉजिटिव एनर्जी देने का प्रयास करना, हर किसी को। एक चैनल वही चाहता, दूसरा चैनल भी वही चाहता, सब चैनल एक ही काम करते हैं। सबका काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का। आप कभी किसी की कंट्रोवर्सी में आके किसी को नेगेटिव वर्ड ना बोलना। टीचर अपने अपने क्लैरिफिकेशन खुद करते रहेंगे, लेकिन आपको सबका सम्मान करना चाहिए। एवरीवन शुड मेक इट, हर किसी को करना चाहिए। उदयन के 3 पुत्र थे जिन्होंने शासन किया, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। ये कभी आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इंपोर्टेंट है। मुझे बताइए प्रथम शासक कौन था सारे दोस्त? और इस नागदशक की जो हत्या है इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। अब मंत्री शिशुनाग ने कर दी तो शक्ति बन के कौन उभरा? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शक्ति बन के कौन उभरेगा? शिशुनाग। तो शिशुनाग इनका मंत्री था, इनका पारिवारिक सदस्य नहीं है। उसने बोला भैया अब अलग एक वंश चलेगा। गुरुजी उदयन कौन है बताओ इनको? अभी तक उदयन नहीं पता है। भैया अजात शत्रु का बेटा है मेरा दोस्त। ठीक है। शिशुनाग वंश आया, वर्ष याद रखेंगे
कब से कब तक है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है इसको रट लेना है, भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण वह नहीं भूलना है। शिशुनाग वंश संस्थापक है शिशुनाग, शिशुनाग, क्योंकि इसने किसकी हत्या कर दी है, नागदशक की, जो अंतिम शासक था। और इसने राजधानी चेंज कर ली। अब यहां से आपको ये याद रखना है, राजधानी पहले गिरिब्रज, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद राजधानी क्या बनी। तो एक क्रम बड़ा पूछा जाता है कि मगध की राजधानी होने का क्रम क्या रहा। इसमें आगे पीछे लिख देगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। गिरिब्रज थी बृहद्रथ के समय, फिर राजगृह हुई, राजगृह के बाद राजधानी कौन सी हुई आपका बोलेंगे एक बार, उदयन के समय पाटलिपुत्र हुई। और आपका जब ये आपका हर्यक वंश खत्म हो गया और शक्ति आई शिशुनाग के हाथ में, तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को भी, तो उसने कहा पाटलिपुत्र अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर नजदीकी लोग ज्यादा किसके थे, हर्यक वंश के। तो इसने राजधानी को बदल दिया, वैशाली। वैशाली किसकी कैपिटल मैंने आपको बताई है शिशुनाग ने अवंती को जीता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, शिशुनाग ने अवंती को जीता, और वहां का शासक कौन है, प्रद्योत, चंड प्रद्योत को हरा करके। ये देखना एक बार मैप में, मैप को देखना दोस्त एक बार ध्यान से। ये मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका मगध है। अंग को तो पहले ही जीत लिया इन लोगों ने। अंग को किसने जीत लिया, बिंबिसार ने। काशी को जीत लिया आपका अजातशत्रु ने। मल्ल को जीत लिया अजातशत्रु ने। वज्जी को जीत लिया अजातशत्रु ने। तो ये सब जीतते गए। लेकिन आप देखोगे जो अवंती है, इसके लिए मगध ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कभी अवंती को नहीं जीत पाया था। बिंबिसार ने भी कई बार प्रयास किए इसके लिए। बिंबिसार ने भी सोचा मैं इसको जीत लूं, लेकिन जब बिंबिसार यह समझ गया कि अवंती अपने आप में शक्तिशाली है, उसके पास आधुनिक सेना थी, राजा बहुत अच्छा था, वह सैन्य विस्तार नहीं करता था, लेकिन अपने राज्य को बचाना जानता था, तो तब बिंबिसार ने एक चालाकी की थी। यहां का जो शासक था अवंती का, चंड प्रद्योत, एक बार इसकी तबीयत खराब हुई, तो बिंबिसार के बेटे का क्या नाम बताया था मैंने आपको, जो वैद था, जो अमरपाली से पैदा हुआ था, उसका नाम जीवक था। तो उसने जीवक से कहा कि तुम जाकर के चंड प्रद्योत की सेवा करो, और जिससे चंड प्रद्योत की तबीयत सही हुई थी। तो बिंबिसार इतना दूरदर्शी था कि अगर हम किसी को जीत नहीं सकते तो क्यों ना हम उसको मित्र बना ले। तो चंड प्रद्योत से मित्रता बिंबिसार के समय से चली आ रही थी मगध की। अब वहां पर एक प्रॉमिस था, एक अलायंस था, एक संधि थी उनके बीच में कि हम आपस में एक दूसरे से कभी युद्ध नहीं करेंगे। शुरुआत की इन योजनाओं के बाद में बिंबिसार ने यह मन बना लिया, तो कभी भी बिंबिसार ने या उसके वंशजों ने अवंती पर युद्ध नहीं किया। लेकिन जैसे ही मगध से सत्ता समाप्त हुई और शिशुनाग वंश आया, तो शिशुनाग ने पहला टारगेट ही किस पर किया आपका, क्योंकि अब मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मगध की शक्तियां और क्षेत्रफल बहुत अधिक विशाल, सेना बहुत अधिक विशाल हो चुकी थी, तो अवंती को हराना अब आसान था। तो इन्होंने क्या कर लिया भैया, अवंती को जीत लिया। तो बहुत बार प्रश्न बनता है कि अवंती को मगध के किस राजा ने जीता था, तो कौन है वो, शिशुनाग है। ठीक है, शिशुनाग के बाद में गद्दी पर आया इसका बेटा कालाशोक। एक क्रम याद रख लेना है, हर्यक वंश का क्रम जरा बताइए। बिंबिसार, बिंबिसार से होते हुए अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद से होते हुए आपका कौन, उदयन, और उदयन के बाद में अंतिम शासक नागदशक, ऐसे याद रखें। यहां पर शिशुनाग के बाद में कालाशोक। आप मुझे बताएं कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संधि हुई, थम्स अप करके, कि आप यह जानते हैं। जी हां, कालाशोक ने राजधानी जो उसने वैशाली बनाई थी फिर से पाटलिपुत्र बना दी, क्योंकि इतने लंबे समय में जो लोग पाटलिपुत्र में करीबी लोग थे हर्यक वंश के, वो समाप्त कर दिए गए। रिंकी जी बहुत थैंक यू। अब वो खत्म कर दिए गए, तो क्योंकि पाटलिपुत्र 3 नदियों के बीच में स्थित था, तो इसने कहा कि अब पाटलिपुत्र को वापस राजधानी बनाएंगे। इसके 10 बेटे हुए और 10 पुत्र आपस में झगड़ा कर करके मर गए। कोई 6 महीने शासक रहा, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने। अंतिम शासक कौन रहा, नंदीवर्धन। बताइए जी। अब आप लोगों को बताना है, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार हुआ,
वह वंश खत्म हुआ आपका किस पर? नागदशक पर। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। शिशुनाग का बेटा गद्दी पर आया कालाशोक, जिसके समय दूसरी बौद्ध संगति हुई। काला अशोक के बाद में उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। काला अशोक की बीमारी से मृत्यु हो गई, तो उसके 10 बेटों में से उसका आपका 10वां जो नंदीवर्धन है वह अंतिम शासक हुआ। कॉमन सी बात है। लेकिन नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने, ठीक है, और छुरा घोप कर दी। ये पड़ोस से आया था, एक गुप्तचर के रूप में आया और आकर के यहां छुरा घोप दिया किसको? नंदीवर्धन को, भरी सभा में। लेकिन उससे पहले उसने चालाकी से उसके बहुत सारे मंत्रियों को अपनी तरफ कर लिया था, और अपनी तरफ कर लिया तो अगली गद्दी में अगली शक्ति कौन बना? महापदम नंद। लेकिन क्या इनके वंश का था? नहीं जी। लवप्रीत सिंह, बहुत थैंक यू, ऑलवेज बहुत सारा प्यार। महापदम नंद ने नए वंश की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं नंद वंश। इसी नंद वंश से तो झगड़ा होगा आचार्य चाणक्य जी का। नंद वंश। कुछ दोस्त लिख रहे हैं सर जी कट ऑफ कितना जाएगा? बेटा पहले एग्जाम तो दे लो, पता चले आपके परीक्षा में 10 ही नंबर आए, फिर कट ऑफ चाहे 35 जाए, 40 जाए, 45 जाए, 55 जाए, क्या ही अर्थ रह जाएगा? पहले कट ऑफ जान लेनी है। अच्छा तुम ये बताइए, तुम शादी करोगे तो क्या पहले ये पूछोगे जी लड़का होगा या लड़की होगी, या पहले शादी करोगे और जो प्रोसेस बाद का है वो बाद में होगा? या पहले जान लोगे अच्छा अच्छा मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं और तुम कितने साल साथ रहेंगे यार, कल मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ओ हो, कल मेरी मौत हो सकती है और शायद तुम विधवा हो जाओगी, अब हमको शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम निकल जाओ, ओ हो, ऐसा भी तो हो सकता है मैं विधुर हो जाऊं। बच्चों, वर्तमान स्थिति में जीना सीखो, आज की तैयारी करो, आज की। कल क्या होगा उसको भूल जाओ। आज रात को जब सो तो ये सोच लेना दिन में बेहतरीन तैयारी की थी या नहीं अपने भविष्य के लिए। अगर आवाज आए यस, मैरिट जो भी जाएगी आप पार कर जाओगे। आवाज आई नो, तो मैरिट कितनी भी कम जाए आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, ये सत्य है। नंद वंश, तो क्या बोलेंगे पहले कौन सा आया? हरियक वंश। हरियक के बाद में शिशुनाग वंश, फिर आया आपका नंद वंश। आओ भैया पढ़ाई किया करो भाई, क्या तुम कुछ भी बोलते रहते हो। नंद वंश 344 बीसी से लेकर के 323, यानी कि इसको अगर हम बोले 322 तो ज्यादा सही होगा, 322। संस्थापक हैं इसके महापदम नंद। किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्धन की। उग्रसेन, बहुत पूछा नाम, भारतीय इतिहास का किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है? एक राट। देखो उपाधियां होती हैं कुछ, जैसे आप दक्षिण में उपाधि पढ़ेंगे तो एक उपाधि होती है भोज, आपने नाम सुना हो, महान सम्राट मिहिर भोज। तो भोज का मतलब था जिसने दक्षिण को नियंत्रण में कर लिया हो। ऐसे ही एक राट था जिसने समस्त क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अपने नियंत्रण में ले लिया हो। एक राट उपाधि वेद महापदम ने कहा मैं एक राट हूं। सर्व छांत्रक, यानी परशुराम का द्वितीय अवतार कहते हैं, परशुराम का द्वितीय अवतार कहते हैं। गुरुजी जैकेट कितने की? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। उन्होंने कल मुझे बहका लिया, तुम ऐसे समझो। उन्होंने पहले कहा जी आप अगर क्या बोला था? हाँ, आप अगर 7,000 की शॉपिंग करेंगे तो 1,000 नहीं 8,000 की शॉपिंग पे 1,000 ऑफ मिलेगा। फिर उन्होंने बोला आप 10,000 पे 2,000 नहीं 10,000, हाँ 10,000 पे 2,000, 15,000 पे 3,000 ऑफ मिलेगा। 20,000 से ज़्यादा का कुछ आप खरीदेंगे कपड़े तो फिर आपको एक ट्रॉली बैग और 3,000 का डिस्काउंट देंगे। तो उन्होंने मुझे 2 जैकेट, एक जींस और एक शर्ट दे करके बिल बना दिया 20,000 का। अब तुम ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये कितने की आई। आगे आ जाओ भैया। इसके समकालीन पाणिनि था। कौन था जी? पाणिनि। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा पाणिनि की पुस्तक का नाम बताइए सारे लोग। अरे गुड,
पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? नंदलाल यादव जी, वेरी गुड। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका कोर्स बंद कर दो, ये जो ऊपर नाम है इसका। समीर जी, आपका कोर्स बंद किया जा रहा है क्योंकि आप सही मानसिकता के बच्चे नहीं हैं। कह रहे गुरु जी बस लड़की लोगों को पहचानते हो, कभी इस छोटे भाई को भी देख लो। तुमको देख लिया, अब तुम्हारा कोर्स बंद कर दिया, वो सॉरी कमेंट बंद कर देना। मुझे कोर्स का ही ध्यान आता है। आपको देख लिया, आपकी और मेरी अंतिम मुलाकात है दोस्त। मैं आपके अंदर अच्छी चीज़ें विकसित नहीं कर पाया, मेरा फेलियर है, लेकिन मैं आपको दोबारा नहीं देखना चाहता। इनके समकालीन पाणिनि था। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? सारे दोस्तों ने लिखा अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो पाणिनि किसके दरबार में? महापदम नंद। महापदम नंद के बाद में घनानंद आया, उग्रसेन के बाद में आया अग्रमीज। इतना घमंडी शासक कि हर समय सिर्फ बुरा चाहे, कल्याण की कोई बात नहीं, अराजकता। इसने कहा जनता से जितना कर वसूल कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं होगी, जिससे जो कुछ साम्राज्य के लिए ले सकते हो ले लो, और मेरे पास इस संपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा सोना होना चाहिए, मुझसे ज्यादा किसी के पास ना रहे, इतना सोना मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत पूछा जाता है 326 बीसी में इसी के समय पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिकंदर जब भारत आया तो सिकंदर के आने से पहले यहां था क्या? कौन? तक्षशिला। और तक्षशिला में टीचर कौन थे? आप सोचिए कि एक अध्यापक क्या इतनी दूरदृष्टि वाला भी हो सकता है? आचार्य चाणक्य एक अध्यापक ने बैठे बैठे अखंड भारत का सपना देखा, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, आपका बांग्लादेश वर्तमान का, ये सब शामिल था। उसको उन्होंने बनाया। तो इनको पता चला कि इनके गुप्तचर थे, और एक टीचर अपने साथ स्पाई रखता था, गुप्तचर, जो अन्य जगह जगह पर उन्होंने भ्रमण किए हुए थे, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस के साथ जिए कि मुझको ये करना ही है। हम सबका जीवन में एक ड्रीम होता है, उनका ड्रीम था स्वयं के लिए नहीं, अखंड भारत के लिए। अब रहा सही बात, तो इनको गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना मिली कि भारत में कोई यूरोपीय आक्रमणकारी आने वाला है। क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमण पहले ईरानियों ने भी किया था, आप आगे चल के जानेंगे। तो फिर से इनको पता चला। तो इस समय अध्यापक लोगों की इन्होंने मीटिंग मिलाई, सारे अध्यापक लोग बैठे, इन्होंने कहा कि भाई हम पर विदेशी आक्रमण होने वाला है, हमको भारत की सीमाएं सुरक्षित करनी होंगी। सब लोगों ने बोला यार तुम मास्टर जी पागल वागल तो नहीं हो, क्या बात कर रहे हो, अपने पढ़ाओ बढ़ाओ, काम खत्म करो, तुमको क्या मतलब देश सुरक्षित ये वो, बच्चों को पढ़ाने का काम है, बच्चे पढ़ाओ। और उनका नहीं, तुमको ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं विदेशी शक्तियों का जब आक्रमण होगा, विदेशी शक्तियों का जब आक्रमण होगा तो भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हम लोगों को बांट दिया जाएगा एक दिन। धर्म का कॉन्सेप्ट, राज्य, राजनीति आदि का कॉन्सेप्ट उन सब ने, उन्होंने आज 2300 साल पहले लिख दिया, जिसको आज पूरी दुनिया, लगभग भारत देश और जो लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं वो सब लोग उनके प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आजकल मार्केट में मैंने देखा, एक दिन मैं ऐसे यूज कर रहा था उसको, इंस्टाग्राम को, मैंने उस पर एक चीज देखी कि आचार्य चाणक्य ने कहा था स्त्रियों से दूर रहो, तो सोशल साइट पर कुछ भी चल जाता है। इतनी बड़ी पुस्तक नहीं है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के ऊपर इतने लेख हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप ऐसे ही ना मान लीजिए किस बात को कि व्हाट्सएप पे ये चल रहा है। पढ़ने बैठेंगे तो 20 दिन में पढ़ लेंगे आप अर्थशास्त्र को। अन्य टीकाएं मैंने पढ़ा है, उनकी हर एक लेख के पीछे एक सिद्ध कारण है। और ये जो कटिंग्स चलती है ना किसी की भी, मैंने उसके ऊपर कई लेख पढ़े। अभी हाल ही मैंने पिछले महीने किताब पढ़ी थी पिल्लई जी की, आपका कॉरपोरेट चाणक्य। मतलब कि आप एक कॉरपोरेट अगर चला रहे हैं, आप किसी संस्था का संचालन यदि कर रहे हैं, तो आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए।
बहुत बेहतरीन माइंडसेट के आदमी, उन्होंने जो व्यवस्था दी उसने दुनिया को अपना लिया और दुनिया ने उनको अपना लिया। तो इन्होंने कहा कि लोग तो मना करके, इन्होंने कहा कि इस समय सबसे शक्तिशाली है मगध, और मगध के राजा को यह सूचना देनी ही होगी कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने वाला है, भारत की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दो। सबने कहा घनानंद से यह बात कहोगे तुम? पागल हो गए हो क्या? चाणक्य मार डालेगा। उन्होंने कहा मेरा धर्म है, जान जाती हो तो जाए। चल दिए पैदल 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 पैदल। तक्षशिला से कहा मगध आए, तब इन्होंने देखा यहां पर अत्याचार की, कैसे जनता को पीटा जा रहा है घनानंद के यहां पर, कैसे जबरन वसूली की जा रही है। और उसकी सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचे, बहुत सारे के रास्ते में लेट हो गए, वो छाछ डाल रहे थे, सब झूठी कहानियां, बेवजह की, व्यर्थ की कहानियां। कह रहे रास्ते में उनके पैर में कांटा लग गया तो उन्होंने सारे कांटे उखाड़ दिए, जंगल में जितने भी थे उन सब की जड़ों में छाए करके डाल दी ताकि वो कांटे फिर से हो ही ना। आप खुद समझ जाया करो कि ये कैसी बेवजह की बात है। वो वहां पहुंचे, उन्होंने बताया जाकर के कि किस तरह से भारत पर आक्रमण होने वाला है और किस तरह से भारत खतरे में है। तो उनकी बात को इग्नोर भर कर दिया घनानंद ने। उसने कहा एक ये काले रंग के थे, उन्होंने बोला काला ब्राह्मण मुझको ये बताता है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, और ठहाके मार करके हंसा। तो यहां पर इनको क्रोध आया, बोले हंसने की बात नहीं है, मैं गलत आदमी से शायद उम्मीद कर रहा हूं जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, उससे मैं भारत की रक्षा की बात कर रहा हूं, जो यहां की जनता को सताता हो, जो राजा का व्यवहार ना जानता हो, उस व्यक्ति से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह देश की रक्षा करेगा। इतने भर में तो घनानंद भी क्रोधित हो उठा। उसने कहा बंदी बना लो। तब कहते हैं उनके दो दंड पाशिक थे दंड देने वाले, उसने कहा ब्राह्मण बंदी नहीं बनाना है, छोड़ दीजिए। चेतावनी दे दी। वहीं पर इन्होंने अपनी सिखाएं, चोटी को खोला और कहा कि घनानंद जब तक मैं तेरे वंश का सर्वमूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और अपनी सिखा खोल करके वहां से बाहर आ गए। यही की महान घटना है कि जब वापस आ रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि अब क्या होगा, तो राजकील खेल खेलते हुए, राजकील खेल होता था, कुछ बच्चे रहते थे चुनिंदा उसमें, और सारे बच्चे अपनी परेशानी लेके किसी एक के पास जाते और वह उनका निर्णय करके बताता। उन्होंने देखा बड़े नजदीक से एक बच्चे के पास सब समस्या लेकर के आ रहे थे, सब अपनी अपनी समस्याएं पुट कर रहे थे, और वह बच्चा सबके शानदार जवाब देता। आचार्य चाणक्य ने यहां पर इस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया कि आप किसी को निम्न या उच्च नहीं समझ सकते। निम्न वर्ग के बच्चे, जिसको बहुत सारे साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहकर के पुकारा गया, उन्होंने उस बच्चे को चुन लिया। ऐसे कबीले से 1000 करशापण, उस समय करेंसी चलती थी जैसे आपके आज रुपये चलते हैं, 1000 करशापण देकर के खरीद लिया। और उस कबीले में धन की आवश्यकता होने की वजह से उस बच्चे को बेच दिया। आचार्य चाणक्य ने अपना सर्वस्व उस बच्चे के लिए, और उस बच्चे ने अपना सर्वस्व जीवन आचार्य चाणक्य अपने गुरुजी के लिए समर्पित कर दिया। कथन आता है ना, मैं अपने छात्रों से हमेशा कहता था ऐसे ही लाइन बना करके कि आचार्य चाणक्य यदि किसी बच्चे को इस देश का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं, तो नवीन शर्मा अपने छात्रों को सिलेक्शन जरूर दिला सकते हैं। आगे तो इसके समय पर आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण कैसे होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको बताऊंगा कि क्यों सिकंदर लौट जाएगा, हम सिकंदर में ही पढ़ेंगे। वररुचि विद्वान, संस्कृत के विद्वान थे घनानंद के समय, कात्यायन विद्वान, और आपका क्या बोलेंगे, 3 ग्रंथ हैं जिनको हम मुनित्रय कहते हैं, मुनियों द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। वर्तिका को लिखा किसने? कात्यायन ने। और अष्टाध्यायी को लिखा पाणिनि ने, क्योंकि ये यहां नंदवंश के दौरान लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
बिल्कुल ठीक बात है, एकदम से श्याम, सही लिखा है आपने। कोई दिक्कत? ये 3 पुस्तकें क्या है? मुनित्रय हैं। ये आपका 16 महाजनपद हुए, ठीक है। अब यहाँ ये मैसिडोनिया है, नक्शा दिख रहा है आप लोगों को, रेड कलर। भारत को पहचान सकते हैं इस नक्शे में? भैया क्या बात कर रहे हैं, अपना देश इंडिया ये रहा। भारत को, पाकिस्तान को भी ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। और ये है मकदूनिया, जहां से सिकंदर आएगा भारत, थल से होते हुए, जमीन से। कहते ना सिकंदर ने दुनिया जीत ली, दुनिया नहीं जीती। सिकंदर ने उस समय के भौगोलिक प्रदेश का मात्र 5% जीता। वो तो इस रास्ते को जीतता हुआ आ रहा था, इस वाले को। और इसी रास्ते में क्या था, भारत था, तो वो इधर विजय करना चाहता था। उसकी विजय का सपना ये था, घूमते हुए यहाँ सारे में अपने सेनापतियों को उसने इधर भेजेगा, वो बाद में अंतिम समय में अपने, तो ये क्षेत्र उसको कंट्रोल करने का उसका उद्देश्य था सारा। लेकिन वो एक्सपायर कहाँ पर हो जाएगा, वो मर ही कहाँ जाएगा, यहाँ भारत आकर के उसकी तबीयत खराब होगी और वापस जाते समय इराक, बेबीलोन में मौत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे और अगली क्लास में सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, कैसे सिकंदर का आक्रमण हुआ, कैसे कैसे किन स्थितियों में, सिकंदर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, और आगे फिर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपका आगे नेक्स्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती।